Hello and welcome to the Samad Academy, one-stop e-learning platform on accounts, GST, TDS, Tally, etc. So आज हम बात करेंगे न्यू GST रिटर्न कॉन्सेप्ट दैट इज QRMP. फुल फॉर्म इज क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट. सो GST डिपार्टमेंट की तरफ से नया स्कीम लॉन्च होने जा रहा है दैट इज अप्लीकेबल फ्रॉम जनवरी 2021, यानी कि जो 2021 फाइनेंशियल ईयर है इसका लास्ट क्वार्टर से नया स्कीम लॉन्च होने जा रहा है. तो ये नया स्कीम जो GST रिटर्न का है वो वर्क कैसे करता है वही चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले सवाल आता है कि ये QRMP स्कीम है क्या, ये कौन सा रिटर्न आ गया. अभी तक तो हम GSTR 1 फाइल करते थे, GSTR 3 भी फाइल करते थे, उतना काफी नहीं था कि ये QRMP स्कीम भी आ गया. क्या ये कोई नया रिटर्न है? नहीं, ये कोई नया रिटर्न नहीं है, बट समझने वाली बात है ये एक तरह का मॉडिफिकेशन और अपडेशन है. तो लोग एक्चुअल में इसके बारे में बहुत कंफ्यूज हैं. हालांकि मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं कि QRMP स्कीम होता कैसा है. हम पूरा गो थ्रू करेंगे इस वीडियो में, फिर लास्ट में आप खुद डिसाइड करना कि ये क्या QRMP स्कीम में आप जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे. ये ऑप्शनल एक्टिविटीज है, अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो. सो QRMP स्कीम ऑफ GST रिटर्न इज ए कंप्लीटली न्यू इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट to make return more flexible with the option to file quarterly return with the monthly payment option. Yes, एक नया तरह का स्कीम है जहां पे गवर्नमेंट ये आपको ऑप्शन देती है कि आप रिटर्न अपना क्वार्टरली फाइल करो, यानी कि GSTR 3 भी आप क्वार्टर फाइल करो, यानी कि मंथ एंड पे फाइल करने की जरूरत नहीं है. आप क्वार्टर खत्म होने के अगले महीने फाइल करो, बट लेकिन उसकी जो लायबिलिटी बनती है, उसका जो पेमेंट बनता है वो मंथली पे करना पड़ेगा. तो सवाल आता है कि मंथली पे करना है तो फिर हम क्वार्टरली फाइल क्यों करें, तो कितना पे करना है, ये बहुत सारे सवाल है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे. नोटिफिकेशन इश्यूड बाय CBDT ड्यूरिंग नवंबर 2020, बिल्कुल इसके जो नोटिफिकेशन थे वो 2020 में ही आ चुके हैं, दैट इज नवंबर मंथ में. एज पर नोटिफिकेशन टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर अप टू 5 करोड़ कैन ऑप्ट फॉर QRMP स्कीम. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका टर्नओवर दैट इज आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ के नीचे है तो ही आप QRMP स्कीम यानी क्वार्टर रिटर्न मंथली पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो. अगर आपका 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है. आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है. दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 2021. ऑब्वियस बात है, मैंने पहले बता दिया. तो मोटे मोटे तौर पे ये हो गया कि ये क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम ऐसी चीज है जो कि आपको अप्लीकेबल तभी है जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है. तो और भी आगे डिटेल में बात करते हैं कि एक्चुअली वर्क कैसे करेगा. बहुत सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन है कि ये वर्क कैसे करेगा और ये एक्चुअल में कैसे इसको सेलेक्ट कैसे करना है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे. सबसे पहली बात आती है कि एलिजिबिलिटी ऑफ QRMP स्कीम. तो क्या आप QRMP स्कीम के लिए एलिजिबल हो या नहीं. सी, a registered taxpayer having turnover up to 5 crore during previous financial year, that is from FY 2021, यानी कि आपका 2020-21 इफेक्टिव, यानी कि आपके 19-20 में अगर टर्नओवर आपका 5 करोड़ तक का है तो आप QRMP स्कीम में जा सकते हो, जो कि आपके जनवरी और से लेके मार्च यानी कि जो क्वार्टर 4 है दैट इज 2021 का, उस क्वार्टर में आप QRMP स्कीम सेलेक्ट कर सकते हो. Who opt for QRMP scheme need to file quarterly GSTR 3B. आपको 3B तो क्वार्टरली फाइल करनी होगी, बट पेमेंट आपको मंथली करना होगा. एग्रीगेट annual turnover for the preceding financial year shall be calculated on the common portal taking into the account of detail furnished in the return by the taxpayer for the tax period in preceding financial year. यानी कि पिछले साल आपने कितना फाइल किया है GSTR 3B में, उसका टोटल टर्नओवर काउंट किया जाएगा और सिस्टम ऑटो कैलकुलेट करके वहां पे दिखा देगा कि आपका टर्नओवर इसके नीचे है, तो डेफिनेटली आप QRMP स्कीम में जा सकते हो.
इन केस एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 5 करोड़ रुपए ड्यूरिंग एनी क्वार्टर, अगर मान लो आपने क्यूआरएमपी स्कीम एक बार ले लिया और उस दरमियान मतलब उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपका किसी भी क्वार्टर में अगर 5 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर हो गया तो डेफिनेटली बात है कि आप उसके लिए एलिजिबल रहते नहीं हुए, एंड उस केस में क्या होगा, आपका जो क्यूआरएमपी स्कीम हट जाएगा नेक्स्ट क्वार्टर से, आप नेक्स्ट क्वार्टर से आप उस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। तो बात वही आ गई कि एलिजिबल तभी होते जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है और उसका वो भी 2019-20 से काउंट होगा, पोर्टल खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा, और आपका टर्नओवर साल में कभी भी किसी भी वक्त अगर बढ़ता है तो नेक्स्ट क्वार्टर से आप क्यूआरएमपी स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। When can you avail QRMP स्कीम, आप ले सकते हो तो कब ले सकते हो? सी मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे ऑप्शन आपके पास, अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो QRMP स्कीम में मत जाओ, लेकिन अगर आपको लेना है तो बिल्कुल जा सकते हो। लेकिन वीडियो एंड होने के बाद आप खुद डिसाइड करना कि आपको QRMP स्कीम में जाना है या नहीं जाना है। ऑप्शन टू फाइल GSTR 3B ऑन अ क्वार्टरली बेसिस कैन बी अवेल्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ। इंपॉर्टेंट है, आप कब ले सकते हो क्यूआरएमपी स्कीम, एग्जांपल के थ्रू समझो, मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। इफ इट इज, अगर आपको पीपीटी की जरूरत है, ये पीपीटी फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो पीपीटी फाइल भी। लेकिन मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं कि मान लो आपको अक्टूबर 2021 से लेके दिसंबर 2021 यानी कि 21-22 का जो क्वार्टर 3 है उसके लिए आपको अवेल करना है। उसके लिए आपको क्यूआरएमपी स्कीम लेना है। तो क्यूआरएमपी स्कीम लेने का तरीका क्या है, आपको अक्टूबर के पीछे यानी कि ये जो क्वार्टर है क्वार्टर 3, इसके पीछे क्वार्टर 2 में जाना होगा। क्वार्टर 2 में जाना होगा तो क्वार्टर 2 में मंथ आता है जुलाई अगस्त सितंबर, तो उस क्वार्टर का सेकेंड मंथ क्या बनता है, अगस्त के पहली तारीख से। और जो पर्टिकुलर क्वार्टर है ये अक्टूबर से लेके 21, दैट इज अक्टूबर से लेके दिसंबर, क्वार्टर 3 का जो पहला मंथ है उसका लास्ट डेट यानी कि 31 अक्टूबर। यानी कहने का मतलब हो गया कि जिस भी क्वार्टर का आपको क्यूआरएमपी स्कीम काउंट करना है उस क्वार्टर के पीछे वाले क्वार्टर में चले जाओ, जो 3 महीने होंगे उसमें से जो बीच वाला मंथ होगा यानी कि सेकेंड मंथ होगा उसकी फर्स्ट डेट से लेके और जिस क्वार्टर के लिए आपको सेलेक्ट करना है उसके फर्स्ट मंथ के लास्ट डेट तक आप क्यूआरएमपी के स्कीम के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। एंड इफ ही इज अवेलिंग द सेम ऑन 20, यहाँ पे क्या लिखा हो 1 अगस्त से लेके आपका 31 अक्टूबर, लेकिन अब 1 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक का है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपने 1 अगस्त को ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने डेट दैट इज मान लो 26 अगस्त को सेलेक्ट किया क्यूआरएमपी स्कीम, 27 अगस्त को आपने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे ये होता है कि बाय डिफॉल्ट 27 अगस्त को सेलेक्ट किया तो मेक श्योर कि आपका जो अगस्त महीने का रिटर्न जो है आपका फाइल्ड हुआ होना चाहिए, यानी कि उस क्वार्टर का रिटर्न आपका फाइल रहेगा तो ही आप आगे का क्वार्टर का यानी कि अगले क्वार्टर का क्यूआरएमपी स्कीम सेलेक्ट कर सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अगले क्वार्टर का रिटर्न आपको सेलेक्ट करने से पहले आपका प्रीवियस क्वार्टर का रिटर्न फाइल होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। वैलिडिटी ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम, वैलिडिटी की बात कर रहा हूं मैं। Taxpayer continues to fall under QRMP scheme once they have opted for the same, यानी कि अगर आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया है तो आप डेफिनेटली उसमें कंटिन्यू होते जाओगे। आप तब चेंज होगा, आपका ये बाय डिफॉल्ट चेंज तब होगा या तो आप उसको वापस से वॉलंटरी यानी कि आप खुद से उसको वापस कर लो कि भाई नहीं भाई मुझे क्यूआरएमपी स्कीम नहीं जम रहा है और आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू क्यूआरएमपी स्कीम, तो आप अपने मन से अगर चाहो तो विड्रॉ कर सकते हो। या फिर दूसरी चीज जहां पे आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया, टर्नओवर लिमिट आपकी क्रॉस हो गई, तो डेफिनेटली आप तभी भी चाहो तो अपना क्या कर सकते हो, वहां से विड्रॉ चाहने की बात नहीं, वहां पे तो बाय डिफॉल्ट आपका विड्रॉ हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास वॉलंटरी ऑप्शन है कि अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम से वहां बाहर जाना चाहते हो एनी टाइम यू कैन मूव आउट। हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, सवाल आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ये वर्क कैसे करेगा। तो ये पॉइंटर्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो सवाल यह आएगा कि 3B तो मुझे क्वार्टर फाइल करनी है, अगर मान लो जनवरी और मार्च का ही क्वार्टर जो पहला क्वार्टर है इसका मुझे फाइलिंग तो मैं करूंगा अप्रैल महीने में, यानी कि जन फेब मार्च हो गया तो अप्रैल महीने में फाइल करूंगा। लेकिन पेमेंट की बात आ रही है तो पेमेंट इसका जनवरी का मैं पेमेंट करूंगा फरवरी महीने में। तो फरवरी महीने में पेमेंट कैसे करूंगा, उसका वर्किंग क्या होगा, तो ये वर्क कैसे करेगा, ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं आपके, डेफिनेटली सवाल होंगे।
तो वही सवाल यहाँ पे देखिए हम समझते कैसे है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले लिया है तो आपको एक एडिशनल ऑप्शन मिलता है। एडिशनल, सी मैं एडिशनल की बात इसलिए कर रहा हूं, आपको एक एडिशनल ऑप्शन ऑफ आईएफएफ यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यानी कि एक तरह का रिटर्न, एक तरह का रिटर्न आपको फाइल करने का ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन अगर आप वो फॉलो करना चाहो या फिर नहीं चाहो वो आपके ऊपर है। यानी कि ये आईएफएफ जो फैसिलिटी है वो आपके लिए ऑप्शनल है। इसमें करना क्या है, आईएफएफ में आपको हर महीने यानी कि जनवरी का जो आपका सेल हुआ रहेगा वो B2B सेल, B2B के रिलेटेड क्रेडिट नोट, B2B के रिलेटेड डेबिट नोट, ये आपको एक तरह का समझ लो GSTR1 का एक छोटा सा पार्ट है। ये आईएफएफ आपको अगले महीने की 1 से लेकर 13 तारीख के बीच में फाइल करने होंगे। तो लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन कि अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले लिया तो क्यूआरएमपी स्कीम लेने के बाद ये हुआ कि आपने सोचा है कि मैं तो मंथली पे करूंगा, यानी जनवरी का पेमेंट मुझे फरवरी में करना है, फाइन, और इसका रिटर्न मैं अप्रैल में करूंगा, दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन साथ साथ में आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप आईएफएफ यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी भी ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें आप अपने सेल्स, उस पर्टिकुलर महीने का सेल दैट इज ओनली रिलेटेड टू B2B, B2B का क्रेडिट नोट, B2B का डेबिट नोट आप अपने उस आईएफएफ रिटर्न में डिक्लेयर कर सकते हो। तो आईएफएफ आपको खाली डिक्लेयर किसका करना है, जनवरी का, बिकॉज इसका तो फाइलिंग अभी आप कर नहीं रहे हो। फरवरी का करना है बिल्कुल, लेकिन मार्च का नहीं, मार्च का आईएफएफ नहीं होगा। सी क्वार्टर की स्टार्टिंग 2 महीने का आपको आईएफएफ फाइल करना है। तो आईएफएफ फाइल करना मतलब खाली जो क्वार्टर है आपका उसका स्टार्टिंग का 2 महीने फाइल करना है, फिर मार्च का GSTR1 फाइल करना है आपको, GSTR1 उसके बाद GSTR3 भी फाइल करना है। तो सवाल आ गया आपके मन में, तो जब GSTR1 फाइल करूंगा तो क्या उसमें जनवरी का जो B2B मैंने फाइल किया था वो भी काउंट करूंगा, फरवरी का जो B2B मैंने किया था वो भी उसमें आएगा? नहीं, आपने आईएफएफ में जो ऑलरेडी फाइल कर दिया है वो आपको वापस GSTR1 में डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। यानी कि लेकिन जनवरी का जो B2C सेल किया था आपने, B2C वो तो डिक्लेयर नहीं किया आपने, तो वो आपको फाइल करना है GSTR1 में। तो यहां पे ऑप्शन दिया IFF नीड टू बी फाइल फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर बिटवीन 1 to 13th ऑफ द मंथ। जनवरी का आपको IFF फरवरी के 1 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में फाइल करना है। दिस कैन बी डन ऑन क्यूमुलेटिव बेसिस मैक्सिमम ऑफ 50 लाख रुपीज इन ईच मंथ। 50 लाख रुपए तक अमाउंट डिक्लेयर कर सकते हो हर महीने। डिटेल्स डिक्लेयर अंडर आईएफएफ नीड नॉट टू बी डिक्लेयर अंडर GSTR1। ये वही बात हो गई कि वापस से आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है GSTR1, बिकॉज आप GSTR1 जब फाइल करोगे तो क्वार्टरली बेस फाइल करोगे। तो क्वार्टरली बेस फाइल करोगे तो उसमें B2B तो जनवरी का आपने ऑलरेडी आईएफएफ में दिखा दिया, तो क्या वापस से नहीं, वहां पे सिर्फ B2C और जो बाकी बचे हुए ट्रांजेक्शन है वो आपको वहां पे डिक्लेयर करने होंगे। डिटेल ऑफ B2B इनवॉइसेस अदर इंफॉर्मेशन नीड टू बी डिक्लेयर इन GSTR1 रिटर्न क्वार्टर एंड ऑफ द मंथ। डिटेल अपलोडेड इन GSTR1, याद रखना अब जनवरी फरवरी मार्च इस क्वार्टर का, जनवरी का आपने आईएफएफ फाइल कर दिया है, फरवरी का आपने आईएफएफ फाइल कर दिया, तो क्या ये आईएफएफ फाइल करने के बाद मेरे सामने वाले पार्टी को उसके GSTR2A में, उसके GSTR4A में, उसके GSTR6A में क्या ये इनवॉइस दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। GSTR2A में दिखेगा, GSTR2B में दिखेगा, जो भी ड्यू डेट होगा उस टाइम पे उसको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आईएफएफ फैसिलिटी फिर गवर्नमेंट ने दी क्यों? ऑप्शनल रखा है, नहीं करना है, कोई कंपलसरी नहीं है। क्यों दी फिर गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने फैसिलिटी इसलिए दी है बिकॉज आपके जो बायर है, बायर उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जब सप्लायर अपना रिटर्न टाइम पे फाइल करेगा और अपना पेमेंट करेगा। लेकिन सवाल आता है कि आप तो क्वार्टरली फाइल करोगे GSTR1, तो हो सकता है जो आपका सप्लायर क्वार्टरली आपका आईटीसी के लिए वेट नहीं करे, बिकॉज आपके आईटीसी के लिए उसका अमाउंट तो 36(4) यानी कि जो अपना कैपिटल ब्लॉकेज का जो आईटीसी ब्लॉकेज का रूल है 36(4), उस केस में वो अटक जाएगा। हो सकता है कि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट एक एक्सेस ना हो, 110% में आपका फिट ना बैठे, तो ऐसे केस में उसका आईटीसी का लॉस होगा। तो ऑब्वियसली बात, आईटीसी का लॉस होगा तो वो डेफिनेटली आपसे पूछेगा कि भाई यहाँ पे काम करो प्लीज, अपना या तो GSTR1 फाइल करो टाइम पे, या तो आप क्यूआरएमपी स्कीम छोड़ दो,
या तो IFF फाइल करो। आपसे डेफिनेटली आपके सप्लायर पूछेंगे, हाँ आपका सप्लायर अगर नॉर्मल ही है तो डेफिनेटली आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन बड़े बड़े सप्लायर तो आपसे मंथली जीएसटी रिकंसिलेशन पर्पस के लिए, उनके जीएसटीआर 2A उनके जीएसटीआर 2B रिकंसिलेशन पर्पस के लिए डेफिनेटली आपसे फोर्स करेंगे या फिर आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि सर अगर आप QRMP स्कीम ले रहे हो फाइन, बट IFF प्लीज फाइल करो। तो ऐसे केस में जनवरी फरवरी का IFF, मार्च में जाके GSTR 1, फिर मार्च में जाके वापस से उसका GSTR 3B पूरे क्वार्टर का, और फिर साथ में हर महीने तो पेमेंट आप कर ही रहे हो। तो एक मोटे मोटे तौर पे यह आइडिया होगा कि कैसे करेगा, वर्क कैसे करेगा। लेकिन अब बात आती है कि पेमेंट कैसे करना है। फिर ये तो समझ में आ गया, लेकिन मुझे पेमेंट कैसे करना है। पेमेंट करने के लिए आपको दो मेथड दिए हुए, दो तरीका है पेमेंट करने के लिए। सबसे पहली चीज आप ये समझो, अंडर QRMP स्कीम टैक्स पेयर रिक्वायर टू पे टैक्स नॉर्मली यूजिंग PMT 06 चालान। मतलब टैक्स आपको वैसे ही पे करना जैसे नॉर्मली आज के दिन चालान जनरेट करते हो, दैट इज PMT 06 चालान। आप पोर्टल पे जाते हो, पेमेंट चालान पे क्लिक करते हो, अमाउंट फिलअप करते हो, चालान जनरेट करते हो, नॉर्मल पेमेंट वैसे ही करना है। लेकिन एक एडिशनल लाइन ऑफ आइटम वहां पे ऐड हो जाएगा पेमेंट के टाइम पे। While making the payment of challan, you need to specifically select the option called monthly payment for quarterly taxpayer। यहाँ पे ये ऑप्शन एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग चालान हाईलाइट होगा, आपको वहां पे वो टिक करना है, उसको सेलेक्ट करना है, सो दैट गवर्नमेंट को ये पता चलेगा कि ये पेमेंट आपने पर्टिकुलर इस क्वार्टर के इस मंथ के लिए आपने पेमेंट किया। और याद रखना कि वो जो पेमेंट करते हो ना, उस पेमेंट का इस्तेमाल आप किसी और जगह पे नहीं कर पाओगे, वो पर्टिकुलर आपकी टैक्स लायबिलिटी ही एडजस्ट होगी उससे, यानी कि उस पर्टिकुलर महीने की लायबिलिटी ही आप पे कर सकते हो। और आज के दिन में क्या होता है कि आप कोई भी अमाउंट कैश वॉलेट में डाल देते हो, कैश लेजर में, उस लेजर को फिर आप DRC 03 में यूज कर लेते हो, उसको आप यूज कर लेते हो इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए यूज कर लेते हो, उस पेमेंट को आप फिर वापस विड्रॉ भी कर लेते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर इस केस में अगर आप पेमेंट करते हो तो आपका पेमेंट सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी एडजस्ट करने के लिए ही इस्तेमाल होगा। तो वो दो मेथड कौन कौन से है वो देखना। आपको पेमेंट करने के लिए पहले आपको देखो दो मेथड है, यहाँ पे सवाल क्या आएगा, आपकी क्वेरी क्या आ सकती है। एक तो पहला मेथड दिया फ्लैट मेथड, फ्लैट मतलब फिक्स। उसमें भी दो ऑप्शन है। अगर आपने पिछला रिटर्न क्वार्टरली फाइल किया है, अगर आपने पिछला रिटर्न जो गया पिछले महीने का या फिर पिछले क्वार्टर का, अगर आपने क्वार्टर फाइल किया है तो उस केस में आपने उस क्वार्टर का जितना भी टैक्स अमाउंट पे किया है, लेट से अगर बात करूं मैं 100 रुपए आपने टैक्स पे किया उस महीने उस क्वार्टर का, तो उस क्वार्टर का 35% यानी कि 35 रुपए आपको इस महीने में, यानी कि इस महीने की अमाउंट में आपको 35 रुपए आपको एज अ पे करने पड़ेंगे। यानी कि ये जो मंथ चल रहा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020 का, आप क्वार्टरली अगर फाइलिंग पे अमाउंट निकालो तो अगर मान लो आपने 100 रुपए पे किया तो उसका 100 रुपए का आपका अमाउंट कितना बनता है, 35 रुपीज आपको एज अ पे करना पड़ेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन दिया है, अगर आप मंथली फाइल किया रहोगे पिछले महीने का, यानी कि आपने दिसंबर का मंथली फाइल किया जनवरी में जाने से पहले, तो दिसंबर में जितना भी आपने टैक्स पे किया उसका 100% सेम टू सेम अमाउंट आपको जनवरी के टैक्स लायबिलिटी में आपको एज अ पेमेंट करना पड़ेगा। रिटर्न फाइल नहीं करना, लेकिन आपको पेमेंट कर देना है। तो अगर क्वार्टरली फाइल करते हो तो पिछले क्वार्टर में आपने जितने अमाउंट पे किया रहेगा उसका 35%, अगर मंथली फाइल किया रहेगा मंथली लास्ट में जितना मंथ में जितना पे किया रहेगा टैक्स अमाउंट उसका 100%। ये तो पहला फ्लैट मेथड हो गया। अब देखना यहाँ पे प्रॉब्लम सेकंड वाले में है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स मेथड। सेल्फ असेसमेंट टैक्स मेथड का मतलब क्या हो गया कि भाई अब एक काम करो, आप पहले अपनी GSTR 3B की वर्किंग बना लो उस महीने की, और बना लो, फिर देख लो उसमें सेल्स 100 रुपए का, मेरा इनपुट टैक्स 20 रुपए का, इनएलिजिबल 10 रुपए का, और मेरा 2A 2B में इतना अमाउंट नहीं आया तो 100 रुपए में से 40 रुपए माइनस करके 60 रुपए का इनपुट टैक्स मेरा लायबिलिटी बनती है, वो 60 रुपया पूरा का पूरा गवर्नमेंट को क्या कर दो, पे कर दो, विथ ऑप्शन कॉल मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर। फिर लोग सवाल करते हैं, जब मैंने वहां पे वर्किंग सारी कर ली, सेल्फ असेसमेंट मैंने डिक्लेयर कर ही लिया है, वर्किंग में करके ही पेमेंट कर रहा हूं, तो मैं फिर रिटर्न फाइल क्यों ना कर दूं उसी महीने। ऑब्वियसली बात है, सवाल आ सकता है। जब आप डेटा प्रिपेयर कर ही ले रहे हो, सब कुछ हो ही गया रेडी, तो आप उसी महीने फाइल कर दो ना। QRMP स्कीम में क्यों जा रहे हो आप, क्या जरूरत है जाने की आपको। बट फिर भी ऑप्शन गवर्नमेंट ने दोनों दे रखा है, आप इसमें से जो मेथड सेलेक्ट करना चाहो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन केस ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ
लगता है, जनवरी के महीने की बात कर रहा हूँ, कि जनवरी महीने में ऐसा लगता है कि आपके पास क्रेडिट बैलेंस और कैश लेजर बैलेंस बहुत ज्यादा है, आपकी लायबिलिटी नहीं आ रही तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली सेकेंड मंथ में भी ऐसा होता है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपका पास कैश बैलेंस पड़ा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, तो आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है क्यूमुलेटिव बेस पे। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे। अब एग्जाम्पल क्या हो गया, अगर आप क्वार्टरली बेस पे पिछला क्वार्टर का रिटर्न फाइल किया रहेगा, तो आपने देखो जीएसटी पेड इन कैश, जैसे कि पिछले क्वार्टर का 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, और आपके पास कैश बैलेंस लेजर में ऑलरेडी अवेलेबल था। यहाँ पे एग्जाम्पल देखना, आपने लायबिलिटी जीएसटी पेड कितना किया 10, बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश, आपके पास कैश बैलेंस था 3 रुपए, तो एग्जाम्पल देखना 10 आपने जो कैश पे किया ना उसका बैलेंस कितना था वो छोड़ दो, 10 रुपए जो आपने पे किया, 10 रुपए का 35% माइनस आपने 3 रुपए का जो ऑलरेडी लायबिलिटी माइनस थी वो माइनस कर दिया, यानी कि इस महीने आपको 50 पैसे आपको सीजीएसटी में पे करने हैं, सिमिलरली एसजीएसटी में, फिर आईजीएसटी में, और सेस में जितना पे करना पड़ेगा वो जितना पूरा का पूरा 35%। इस तरह से आपका 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे और 3.5, यानी कि हो गए 5 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे फॉर द मंथ ऑफ, उस महीने की पहले मंथ को, सॉरी उस क्वार्टर के पहले मंथ को। अब इनकेस अगर आपने मंथली रिटर्न फाइल किया रहेगा तो आपने पिछले महीने 10 रुपया सीजीएसटी एसजीएसटी और बैलेंस आपके पास था कैश में 3 रुपए, तो इस केस में तो आपको पूरा का पूरा 100% पे करना है, आपको 35% का फॉर्मूला ही नहीं है, 10 माइनस 30 इज इक्वल टू 7 प्लस 1 15 रुपए आपको पे करने, सॉरी 22 रुपए पे करने पड़ेंगे आपको। सो दिस इज द मेथड जहां पे आपको पेमेंट कैलकुलेट करना है। या फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास सामने से है, भाई अपने महीने का मैं टैक्स अमाउंट मैं कैलकुलेट करूंगा, सेल्फ असेस करूंगा और वही अमाउंट पूरा का पूरा गवर्नमेंट को मैं पे कर दूंगा। अब बात आती है माइग्रेशन। हम लोग मंथ में है दिसंबर, अब दिसंबर महीने में है तो क्यूआरएमपी स्कीम तो ऑब्वियस बात है लोग सोचना स्टार्ट कर देंगे। फिर सवाल करते हैं लोग कि क्या मेरा जो रिटर्न है बाय डिफॉल्ट क्यूआरएमपी स्कीम में चला जाएगा। सी टैक्स पेयर हु हैव टर्नओवर बिलो 5 करोड़ इन 2019-20 एंड हैव फाइल्ड अक्टूबर 2020 का रिटर्न बाय 30 नवंबर, अगर आपका अक्टूबर 2020 का रिटर्न 30 नवंबर तक कर दिया तो बाय डिफॉल्ट आप क्यूआरएमपी स्कीम में चले जाओगे, आप मैन्युअली जाके उसको वापस से ऑप्ट आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो। एंड दोज हु हैव नॉट फाइल्ड देयर रिटर्न्स, और आपने अगर अक्टूबर का रिटर्न फाइल नहीं किया नवंबर के टाइम तक तो आपको मैन्युअली जाके वहां पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेम वही एग्जांपल ले रखा है मैंने, माइग्रेटेड टू। इम्पैक्ट ऑफ द स्कीम, बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे फॉर द फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ, लेकिन मैं अगर बात करूं तो मेरा सवाल यही है, आप खुद सवाल करो। आप तो क्वार्टरली जीएसटीआर 3B फाइल करते हो, क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करते हो, माफ कीजिएगा क्वार्टरली जीएसटीआर 3B नहीं, मंथली फाइल करते हो आप, जहां पे आप पेमेंट करते हो। आप जब पेमेंट सेल्फ असेसमेंट करके पेमेंट करना ही है तो क्यों ना जीएसटीआर 3B फाइल कर दो। अब मैं जब 3B फाइल करूंगा महीने का, क्वार्टरली का मैं जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा हूं, तो मैं आईएफएफ क्यों फाइल करूं, नहीं फाइल करूंगा। लेकिन फिर मेरा सप्लायर डेफिनेटली मुझे पूछेगा भाई कि मेरा आईटीसी मैच नहीं हो रहा है मेरे बुक्स में, बिकॉज आप इनवॉइस अपलोड नहीं कर रहे हो, तो आईएफएफ भी मुझे फाइल करना पड़ेगा। तो सिंपल बात ये आती है, आप इसको सिंप्लीफाई समझते हो या और कॉम्प्लेक्स समझते हो। अब ये क्वेश्चन आपके ऊपर है कि आप डिसाइड करो कि ये सिंपल है या कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन हम डायरेक्टली चलते हैं पोर्टल पे, दिखाता हूं आपको मैं कि ये स्कीम कैसे अवेलेबल है पोर्टल पे। जस्ट दिखा रहा था आपको मैं कि अभी तक फिलहाल एक्चुअल में आया नहीं पेमेंट का चालान, लेकिन आपको ऑप्शन दे दिया गया है कि क्या आप क्यूआरएमपी स्कीम में जाना चाहते हो या नहीं। चलिए हम लोग पोर्टल पे चल के देखते हैं इसको। ओके, तो पोर्टल लॉगिन कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पे पोर्टल लॉगिन करने के बाद यहाँ से सर्विसेज, रिटर्न्स, रिटर्न में यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखा है ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न यहाँ पे क्लिक किया हमने। यहाँ पे ऑप्शन बोलता है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021 सर्च। सर्च में ऑप्शन दिया है कि आप क्वार्टर 4 का रिटर्न फाइलिंग कैसा करना चाहोगे, मंथली 3B फाइल करना चाहोगे या क्वार्टरली। अगर मंथली है तो ऑब्वियस बात है कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं आपको, लेकिन क्वार्टरली यानी क्यूआरएमपी स्कीम लेना तो आपको ऑब्वियस बात है क्वार्टरली सेलेक्ट करना है। आप सेलेक्ट करने का ड्यू डेट दे रखा है कि आप 5 दिसंबर 2020 से लेके 31 जनवरी 2021 तक का ये
आइदर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। GSTR1 एंड IIFF, यहाँ पे ऑप्शन दिया GSTR1 एंड IIFF कब फाइल करना है आपको। GSTR1 नॉट अप्लीकेबल, लेकिन आपको फाइल करना है 13 अप्रैल। लेकिन IIFF भी फाइल करना है, जिसका भी फाइल फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में डेफिनेटली इसको अवेलेबल किया जाए। GSTR3 भी आपको फाइल करने की जरूरत नहीं मंथ 1 मंथ 2 की, लेकिन 22 अप्रैल तक आपको GSTR3 भी फाइल कर देना है। फिर यहाँ पे करना क्या है, कंटिन्यू टू रिटर्न डैशबोर्ड सेव कर देना। यहाँ पे सेव करने के बाद कंटिन्यू रिटर्न डैशबोर्ड, दैट्स इट, आपका हो गया सेलेक्ट ऑप्शन। आप जैसे सेलेक्ट करोगे फिर आपको यहाँ पे पेमेंट के चालान में यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप चालान क्रिएट करने जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको कि ये पेमेंट का चालान आप किस लिए कर रहे हो, तो आपको मेंशन करना होगा दिस इज QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली टैक्स पेयर। सो यस, दिस इज द QRMP स्कीम। ये है QRMP स्कीम जो गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, बट आपको डिसाइड करना है कि आपका टर्नओवर अगर उतना है तो अगर आप जाना चाहते हो तो चले जाओ, नहीं तो अगर आप क्वार्टरली में ही, अगर आप फ्लेक्सिबल हो, आप ओके हो, तो आप क्वार्टर रिटर्न फाइलिंग कर लो, दैट इज सॉरी मंथली रिटर्न फाइल कर लो GSTR3B का। देयर इज नो सच इश्यू अबाउट दैट। यस, अगर इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कुछ भी डाउट है, तो आई एम अवेलेबल। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, मेरी मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में रहेगी, तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई एम अवेलेबल टू हेल्प यू आउट इन एनी क्वेरी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू, बाय।